साथियों नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार और झारखंड एफएम में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे जो विश्व के इतिहास में एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, मिस्र की सभ्यता का इतिहास, जो हम लोगों को ये विशेषकर देखा जाए तो जो पीसीएस के एग्ज़ाम में होते हैं या फिर जो डिग्री से संबंधित जैसे एमए हिस्ट्री से संबंधित लोगों को यहाँ पे देखने को पड़ता है, या फिर यूजीसी नेट या जेआरएफ के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है। और इन सारे पॉइंट से जितने भी सारे हम बोर्ड पे नोट कर रखे हैं, जो शायद कुछ ही बिंदु पे फोकस किया जाए, मतलब सारे जो भी पॉइंट बनाया गया है, जो भी बिंदु बनाया गया है, इन सारे पॉइंट पे फोकस किया जाए तो हमें लगता है कि आप अच्छे राइटिंग में भी, मतलब अच्छे इसका सेंटेंस कंप्लीट कर पाएंगे और एक अच्छी इसके बारे में चर्चा परिचर्चा कर पाएंगे। इन सारे बिंदुओं को ही सिर्फ देखते हुए अगले कुछ मिनटों तक सिर्फ हमारी आपको सुननी है और कोशिश करेंगे कि ये सारे पॉइंट्स जो है, जितने भी हमारे ध्यान से निकल के आएगा, वो आप तक डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो पे जब तक कि पूरे ये मिस्र की सभ्यता के बारे में आपको पूरी जानकारी ना हो जाए, तब तक भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मिस्र की सभ्यता, तो हमने बता दिया कि ये जो महत्वपूर्ण है वो पीसीएस एग्जाम के सर्विस, जो सिविल सर्विसेज होते हैं उनसे भी संबंधित है और नेट जेआरएफ से संबंधित है, और जो डिग्री कोर्स मतलब कहा जाए जो पीजी के छात्र हैं उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है। समय रात के 12:45 होने को चला है और उस वक्त अब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले है मिस्र की सभ्यता के बारे में हम लोग जानेंगे। कोई भी किसी के बारे में भी सभ्यता कहा जाए, या भारत की स्थिति हो या फिर विश्व की स्थिति हो, जब उसका मैप के आधार पे जब तक हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि उसकी मैप की स्थिति, मैप में उसकी क्या स्थिति है, तब तक हम उसके बारे में समझ पाना उसको मुश्किल पड़ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले उसकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो मिस्र स्थित है वो विश्व के अफ्रीका महाद्वीप, जो विश्व की 7 महाद्वीप हैं उसमें से अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग पे स्थित है, जो नील नदी के तलहटी पे स्थित है मिस्र देश। और तलहटी का कहने का मतलब ये है कि जो नदी के किनारे वाला जो क्षेत्र होता है उसी को ही तलहटी कहते हैं। जो बिल्कुल किनारे वाला क्षेत्र होता है, बिल्कुल धारा वाला क्षेत्र होता है, उसी को तलहटी कहते हैं। और नील नदी का जो उद्गम होता है वो विक्टोरिया झील से होती है और उसका जो मिलन होता है फिर भूमध्य सागर की ओर आकर के मिलती है। वही नील नदी जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, नील नदी, और उस नील नदी में ना जाने कितने यूरोपीय लोग जो दक्षिणी एशिया का क्षेत्र है उस पे आकर के लोग अपना उद्योग धंधे स्टार्ट किए थे। वही नील नदी के किनारे बसा एक मिस्र देश है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फिर इसकी चौहदी के बारे में जाने तो समझा जाए तो ये एशिया महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है और ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो ये जो बिल्कुल बीच वाला जो भाग है, ये बिल्कुल जो हम ब्लैक वाले पॉइंट से नोट कर रहे हैं, ये बिल्कुल ब्लैक वाला भाग ही यहाँ पे मिस्र स्थित है। मिस्र अब मैप में उत्तर की ओर नॉर्थ कहा जाता है, दक्षिण और नीचे की ओर जो है दक्षिण कहा जाता है, और पूर्व की ओर जो राइट साइड होती है वो पूर्व कहा जाता है, और जो लेफ्ट साइड होती है उसे पश्चिम कहा जाता है। तो उत्तर भाग में जो स्थित है वो भूमध्य सागर है, या फिर कहा जाए उसी से सटे हुए स्वेज नहर है, या फिर इजराइल देश जो है उसके समीप साझा शेयर करती है। दूसरी बात करें दक्षिण की ओर जो है स्थित दक्षिण सूडान है, जिसे खार्तूम वहां पे स्थित है, और वो जगह काफी जंगलों से भरी पड़ी है। और पूर्वी क्षेत्र जो है मिस्र की पूर्वी क्षेत्र में पाया जाने वाला लाल सागर है, और भूमध्य सागर और लाल सागर को जो बाल्टिक सागर
से को अलग, बाल्टिक सागर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को अलग करती है। पश्चिमी की ओर स्थित देखें तो जो मिस्र जो देश है उसके पश्चिम साइड लीबिया स्थित है, जहां पे मरुस्थल का कुछ क्षेत्र स्थित है। तो हमने देखा कि मिस्र का जो स्थिति है वो नॉर्थ की ओर भूमध्य सागर है, साउथ की ओर दक्षिणी सूडान है, या फिर कहा जाए तो जो घने जंगल है खार्तूम वगैरह जो है वहां पे काफी घने जंगल पाए जाते हैं। पूर्व की ओर जो है आपका लाल सागर है और पश्चिम की ओर लीबिया या फिर मरुस्थल क्षेत्र है। सहारा मरुस्थल क्षेत्र उसी की इर्द गिर्द है, और कहें तो ये मिस्र राष्ट्र भी एक सहारा मरुस्थल का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता यदि ये नील नदी उधर से नहीं गुजरती। कहा जाए तो नील नदी मिस्र राष्ट्र को एक सभ्यता कहने से संबंधित परिचय दिलाती है, क्योंकि आपने देखा होगा इतिहास के पढ़ने के क्रम में कि जितने भी सभ्यताएं हुई, सारे सभ्यताएं में कहीं ना कहीं नदी का योगदान रहा है। जैसे कहा जाए तो मुसोलिनिया का सभ्यता या फिर चीनी सभ्यता या यूनानी सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता या वैदिक सभ्यता संबंधित जो भी है नदियां से संबंधित जब उससे करीब गुजरती हैं तो उस नदियों के द्वारा वहाँ के जो लोग होते हैं उससे काफी उपजाऊ करते हैं, ताकि आर्थिक व्यवस्था में एक निरंतर अच्छी बना रह पाता है और वो विनाश की ओर नहीं चल पाती है। बाकी बहुत सारे ऐसे ना जाने कितने और भी सभ्यताएं रही होगी, लेकिन उसका विकास नहीं हो पाया क्योंकि उसके करीब से नदी का गुजरना नहीं हो पाया। तो जहां पे हम विशेष बात करें तो मिस्र की सभ्यता में जो महत्वपूर्ण योगदान रही है वो नील नदी का रही है। नील नदी यदि नहीं होता तो मिस्र भी आज मरुस्थल की भांति देखने को मिलता, पढ़ने को मिलता। ठीक है, तो मिस्र का जो विकास हुआ है, इसका जो विकास धारा जो माना गया है, अलग अलग जो इतिहासकार हैं उन लोगों का अलग अलग मानने का नजरिया है। जैसे बात करें पहला जो हेरोडेटस है, हेरोडेटस का मानना है कि मिस्र की जो विकास हुआ है वो नील नदी की वरदान है, नील नदी का ये देन है जो मिस्र का विकास हो पाया है। यदि नील नदी वो सामने से नहीं गुजरता तो शायद मिस्र का विकास नहीं हो पाता, वहाँ के लोग खेती गृहस्थी नहीं कर पाते और अब तक उसको वहाँ से कुछ साक्ष्य नहीं मिल पाते और इतनी डेवलप वहाँ की जो रहन सहन है इतनी अच्छी नहीं हो पाती शायद। दूसरे नंबर पे बात करें तो सेवाइन का कहना है, जो सेवाइन महोदय है उनका कहना है कि नील नदी की देन है कि मिस्र को आज हम लोग पढ़ पा रहे हैं, मिस्र की इतिहास को हम लोग पढ़ पा रहे हैं। तीसरी बात करें तो सखाराम देसाई के भी कहना है कि नील नदी का एक उपहार है, नील नदी का ही एक उपहार है जो हम लोग आज मिस्र के बारे में हम लोग पढ़ पा रहे हैं। ये तीनों वर्ड वरदान, देन और उपहार काफी नजदीकी अर्थ को डिफाइन करता है, काफी नजदीकी है। काफी कहें तो इसका डिफाइन करें तो वरदान जब कहा गया तो वरदान जो है हेरोडेटस के द्वारा कहा गया और देन जो है सेवाइन के द्वारा कहा गया और सखाराम देसाई के द्वारा जो है उपहार, नील नदी को मिस्र का उपहार मिस्र को नील नदी का उपहार माना गया है। क्योंकि यदि इन सारे चीजों का मतलब नदी का यहाँ भूमिका इसमें नहीं होती तो विकास वो नहीं हो पाता। तीसरी बात करें सभ्यता की खोज को लेकर के तो हम लोग बात करते हैं मिस्र की सभ्यता के बारे में। तो मिस्र की सभ्यता जानने से पहले जानते हैं कि उसकी खोज कैसे की गई थी और कौन से वैसे महाशय थे जो इनकी खोज किए थे और इसकी के बारे में। क्योंकि बराबर ये जो कुछ पॉइंट है यदि आप लिटरेचर एग्जाम में बैठ रहे हो तो इन सारे पॉइंट को यदि याद है आपके अंदर तो वो सारे पॉइंट को नोट करके एक विशेष जो फैक्ट है वो आप फैक्ट उसमें पुष्ट कर पाएंगे, ताकि आपका जो एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो भी एक अच्छे मार्क्स के नजरिए से देखा जा सकता है। तो सभ्यता की खोज सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा जो खोज किया गया था, ये खोजा जाने का कारण ये था कि जब 1798 में 1798
ईस्वी में मिस्र विजय के समय जब नदी की ओर बढ़ते हुए एक नदी के मुहाने पर गया, और वो मुहाने का स्थान जो था रोजिटा था, वो रोजिटा के स्थान पे ही एक शिलालेख देखा गया, और वो शिलालेख में ही इसके मिस्र की सभ्यता के बारे में, मिस्र की स्थिति के बारे में, मिस्र की राजनीतिक और ऐतिहासिक के बारे में वहां पे देखने को मिला। हालांकि नेपोलियन जो है उसे पढ़ नहीं पाया था, नेपोलियन पढ़ नहीं पाया था, उसे पढ़ने का काम किए थे सैम्पेलियो ने, जो फ्रांसीसी विद्वान थे सैम्पेलियो ने वो पढ़ पाए थे। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे सिर्फ वो शिलालेख का खोज किया था, जो शिलालेख का लंबाई 112 सेंटीमीटर और चौड़ाई 70 सेंटीमीटर थी। तो शिलालेख का पढ़ने का काम सैम्पेलियो ने किया था, जो 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी को इन्होंने किया, और उसके बारे में विख्यात फिर से लिखना प्रारंभ किया। बात करें तो सिंधु सभ्यता में बहुत सारे ऐसे खोज भी किए गए, जिसमें से एक विशेष स्थान जो रखता है वो सबसे बड़ी खोज के रूप में जाना जाता है, जो तुतुनखामुन का मकबरा कहा जाता है। तुतुनखामुन का मकबरा जो यूएसए के एक इतिहासकार जो थे उनके द्वारा 1922 ईस्वी में खोजा गया। इसके पीछे एक रोचक कहानी है कि बहुत सारे ऐसे तो खोज किए गए थे, लेकिन ये कहा जाता है कि तुतुनखामुन जो थे एक मम्मी थी। मम्मी जो एक वो कहा जाए तो उसमें जो 100 को रखा जाने वाला चीज है उसे को मम्मी कहते हैं, ठीक है। तो तुतुनखामुन जो थे एक मम्मी कहा जाते, तो उसमें 100 रखा गया था, और वो 100 एक विचित्र मतलब व्यवहार किया था लोगों के साथ। जैसे कि जब उसे खोल दिया गया तो एक कहा जाता है कि जो वैज्ञानिक थे उनको इस शराब देने की एक अनुशंसा मिलती है, जो कुछ बुक्स में पढ़ने को मिलता है। ये सबसे भयावह थे, जिसके वजह से इसे अपने परिवार से, जो तुतुनखामुन का मम्मी थी, मतलब जो शव था डेड बॉडी जो था, उसे बिल्कुल अपने परिवार से अलग कर दिया गया था। क्योंकि मम्मी जो है, ये मिस्र की सभ्यता में आगे पढ़ने को मिलेगा, पिरामिड कहा जाता था। जो पिरामिड वो होता था जहाँ पे डेड बॉडी को एक मम्मी में बंद करके, यानी जो जिस तरह से जो डेड बॉडी का जो बॉक्स होता है उसे रखने के लिए होता है, उसी को ही मम्मी कहा जाता था, और उसे बंद करके उस पिरामिड की आकृति की भांति जो है सो बना करके उसे रख दिया जाता था इसके अंदर। और उसी के साथ ही उसके जितने भी सेवक हो या फिर उनकी जो भी सुविधाएं हो, माना यह जाता है मिस्र की सभ्यता में कि जिस तरह से जीवित लोग अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो चीजें की आवश्यकता होती है, उसे जीवित रहने के लिए वैसे ही चीजों की उपलब्ध करा दी जाती थी। जब उसे मृत्यु भी हो जाती थी तब भी इतनी सारी अंधविश्वास थी उस वक्त में। तो तुतुनखामुन जो थे काफी भयावह थे। वहां पे कहा जाए तो इनको ही सबसे पहले अपने परिवारों से अलग किया गया था, जबकि और सारे जो भी शासक थे या फिर जो भी राजा थे मिस्र की सभ्यता में, उसमें मम्मी यानी अपने परिवारों के साथ मम्मी पिरामिड बना करके उसे जो है दफनाया जाता था, और उनके सारे सुविधाएं को उपलब्ध करा दी जाती थी। फिर बात कर लें मिस्र सभ्यता का प्राचीन इतिहास के बारे में। तो मिस्र सभ्यता का जो प्राचीन इतिहास है, इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण इतिहास रहा है, जो पुरानी बातों को लेकर के चला गया है। माना गया है कि कब ये विकास हुआ है। तो पिलेंडर्स पेट्री के अनुसार कहना है कि ये 10 से 12,100 साल पहले का इसमें घटना है, कि जो मिस्र की जो घटनाएं हैं वो 10 से 12,000 साल पहले की घटना है, और उसमें जो है कुछ साक्ष्य मिल पाए थे जो अभी भी इसका विवरण किया जाता है। दूसरी बात करें मेनीज के अनुसार, तो मेनीज का कहना था कि इनको मेनीज जो एक शासक थे, उनका कहना था कि 3400 BC यानी बिफोर क्रिस्ट 3400 ईसा पूर्व के बाद का जो समय रहा है, जैसे BC मतलब उल्टा
शताब्दी जो है सो चल रहा था। तो मेनिस शासक का कहना है कि 3400 बीसी में एक वास्तविक राजतंत्री शासक प्रणाली की स्थापना की गई और उसके बाद से ही जो है इसे मिस्र की सभ्यता को भली भांति समझने के लिए इसे 3 भागों में फिर बांटने की कोशिश किया गया और 3 भागों में बांटा गया, जिसमें 3 युग में बांटा गया। जो कि पहला युग जो थे पिरामिड युग, जिसे प्राचीन युग के भी नाम से जानते हैं। जो पिरामिड युग का जो कार्य का मतलब जो ईस्वी रहा है वो 3400 बीसी से लेकर के 2160 बीसी यानी 3400 से लेकर के 2160 बीसी तक जो है इसका माना गया था। और उस वक्त का जो संस्थापक थे वो मेना या मेनिस को माना जाता है। दूसरा सामंतवादी, जिसे मध्य मिस्र की इतिहास कहा जाता है, उसकी शताब्दी जो वर्ष है वो 2160 से लेकर के 1580 बीसी के बीच मानी जाती है घटनाक्रम। तीसरा जो है साम्राज्यवादी युग के नाम से जाना जाता है, जो नव मिस्र युग के नाम से जाना जाता है, जो 1580 से लेकर के 650 बीसी के बीच की घटना के बारे में विशेष चर्चा मिलती है। अब हम लोग तीनों को एक एक करके कुछ बिंदुओं के बारे में हम लोग यहाँ जान पाएंगे, ताकि हम लोगों को जो भी लिटरेचर होगा, जो भी लेखक कार्य होंगे, लेखक जो एग्जाम होंगे, उसमें इस सारे पॉइंट को यदि हम नोट किया जाए या फिर ध्यान में रखें तो हमें लगता है कि पिरामिड युग के बारे में एक लंबी लाइन, ये लंबी पेज हम लिख पाएंगे। तो पिरामिड युग जिसे प्राचीन युग के नाम से जाना जाता था और इस काल में सबसे ज्यादा पिरामिड का निर्माण हुआ था, बड़े बड़े पिरामिड का निर्माण हुआ था। पिरामिड कहने का मतलब कि वो एक त्रिभुजाकार थी, जो कि ऊपर शीर्ष जो है सो एक सेंटर की भांति होती थी और नीचे तल जो है चौड़ाई इसका ज्यादा होता था। शीर्ष कम होता था और चौड़ाई जो है ज्यादा होता था, जो तल वाला भाग जो चौड़ाई है उसकी ज्यादा होता था। और इसी में जो राजाओं या फिर उस समय की जो शासक थे या फिर जो उस समय के मतलब अच्छे पद पे जो वजीर थे या फिर जो फराओ थे, फराओ राजा कहा जाता था, उसे उनकी डेथ हो जाने के बाद उनकी शव को मम्मी में बंद कर दिया जाता था, यानी जो कहा जाता है, जो डेड बॉडी का जो बॉक्सा होता है उसमें बंद कर दिया जाता था। और वो काफी आभूषण से भरे पड़े थे और वहां पे सारी सुख सुविधाएं, जिस तरह से उसे जीवित रहने के लिए जो आवश्यक चीजें होती थी, उसे मृतक के बाद भी मम्मी के बॉक्स में बंद कर दिया जाता था। उसके बाद बात करें तो सबसे प्रसिद्ध जो पिरामिड का निर्माण किया गया था वो गीजे का पिरामिड, जिसका निर्माण खुफो ने किया था। जो खुफो जो थे चौथे शासक थे जो पिरामिड युग में, कहा जाए तो मिस्र की सभ्यता में चौथे शासक के रूप में थे और पिरामिड युग में वो पहले शासक के रूप में थे, लेकिन कुल मिस्र की सभ्यता के रूप में बोला जाए तो वो चौथे के समय थे। पिरामिड युग से पहले 3 शासक ऐसे हुए जिन्होंने अपने कार्यकाल के क्रम में कुछ राजनीतिक विस्तार भी किए, कुछ ऐतिहासिक विस्तार भी इन्होंने किए थे। 5वां जो थे यूसेरक करके थे और छठे जो थे टैली द्वितीय शासक थे। ये 3 शासक पिरामिड युग में कार्य किए थे, अपने सत्ता को, अपने राजनीतिक विस्तार भी किए थे और ऐतिहासिक विस्तार भी, ऐतिहासिक भी जानकारियां शेयर किए थे। मम्मी का मतलब पता चल गया, जिसमें शव को रखा जाता था और इसमें जो है सो गीजे पिरामिड का जो निर्माण किया गया था वो सियोफ के द्वारा किया गया था, जिसे खुफो चौथे राजा जो थे, चौथे शासक थे, उसी के कार्यकाल में ये किया गया था। राजाओं की उपाधि फिर इसमें पिरामिड युग ही नहीं, मतलब मिस्र की सभ्यता में जो राजाओं की उपाधि थे, राजा को अलग अलग उपाधि के नाम से जाना जाता था। वो 3 चीजें थी। फराओ मतलब ही राजा होता था, और या फिर फारो भी बोल सकते हैं या फिर फराउन बोल सकते हैं। और मिस्र युग के समय जो राजाओं की जो आभूषण जो थी, जो परिधान जो था, वो लाल रंग के मुकुट पहनते हुए, लाल रंग के वस्त्र पहनते हुए अपने सभागार में
उन लोग का मतलब कहा जाए तो राजतंत्र में अपने प्रवेश होते थे। इसमें पिरामिड के युग में देवी शक्तियों का सबसे ज्यादा विश्वास माना गया था। दैवीय शक्ति वो जो किसी तरह से कोई भी साक्ष्य नहीं मिल पाया था, बस देवी देवताओं के आधार पे एक भरोसे मंद विश्वास किया जाता था, और जो देवी शक्ति के मान करके जो पूजन करते थे उसी को देवपुत्र कहा जाता था। इस युग में ही और भी 4 जो राजवंश ने शासन किया था, जिसमें अनेक 4 राजवंश के बारे में विश्लेषण चर्चा मिलता है, जो कि बड़े बड़े बुक्स में भी देखने को मिल पाता है। और पिरामिड के युग में भी कुछ लिपिक कार्यों को देखा गया था, लेखन कार्यों को भी देखा गया था, कुछ रचनाएं भी देखी गई थी, कृषि कार्य भी कुछ भाग यहाँ पे देखने को मिला था पिरामिड युग में। दूसरा पॉइंट बात करें जो साम्यवादी है, साम्यवादी युग है या फिर मध्य मिस्र का जो इतिहास है उसके बारे में बात करें, जिसके जो घटनाक्रम है वो 2160 से लेकर के 1580 बीसी के मध्य ये घटनाक्रम है। तो उसमें सामंतों की शक्ति बढ़ गई थी। सामंतवादी का मतलब ही हो गया सामंतों की शक्ति बढ़ जाना, जो वैसे राजतंत्र जहाँ पे जो अधिकारी क्षेत्र मतलब एक निर्भर राजा के रूप में कार्य करना शुरू कर देता था, और उस क्रम में जब सामंतों की शक्ति बढ़ जाती थी तो राजा की शक्ति कमजोर हो जाती थी। राजा की शक्ति कमजोर हो जाने के साथ साथ शासन का वागडोर जो है वो सामंतों के हाथों में आ जाता थी, क्योंकि सामंत लोग की शक्ति जब बढ़ गया था, अतिक्रमण वहां पे बढ़ने लगा था, तो अतिक्रमण बढ़ने के साथ साथ जो है राजा का शक्ति कमजोर होने लगा, जिसके कारण से सारे शासन जो है, शासन की वागडोर जो है सो सामंतों के अधीन होने लगा था। वहां की जनता काफी आक्रोश होने लगी थी, और आक्रोश होने के क्रम में ही अपने जो मिस्र की जो व्यवस्था थी वो छोटे छोटे राज्यों में बंट जाने का ये प्लान बना लिया, क्योंकि कुछ जगहों पे सामंतों का आधिपत्य बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था, बहुत तेज से बढ़ने लगा था, जो काफी उग्र का रूप ले रहा था। तो छोटे छोटे राज्यों में फिर बंटना शुरू हो गया मिस्र का क्षेत्र। फिर अगला बात करें 2000 बीसी में एक हिक्सोस नामक जो विदेशी जात थे, हिक्सोस नामक जाति थे जो विदेशी व्यक्ति थे, विदेशी जाति थे, उन्होंने आकर के सामंतवादियों का विरोध किया, और सामंतवादियों का विरोध के क्रम में ही सामंतवादियों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी, और कमजोर के साथ साथ अब हिक्सोस नामक जो जाति थे उनकी शक्तियां बढ़ने लगी थी, जिससे वहां की जनता काफी परेशान होने लगी थी, और इसे फिर उखाड़ फेंकने का प्लान बना लिया। और अंततः जो मिस्र की सभ्यता से हिक्सोस नामक जो प्रजाति जो थी, विदेशी प्रजाति थी, उन्हें मिस्र की सभ्यता से सामंतवादियों की परास्त होने के बाद वहां की जनता ही हिक्सोस को ही उखाड़ फेंक दिया, कहा जाए तो इसे भी अपने जो राष्ट्र थे वहां से भी इसे बाहर निकाल दिया। वो लगभग घटनाक्रम है 1580 बीसी के आसपास। ठीक है, सामंतवादियों की शक्ति बढ़ने का मतलब समझिए कि जब राजतंत्र कमजोर पड़ जाए, राजाओं की शक्ति कमजोर पड़ जाए, वहां की जनता की अर्थव्यवस्था में कमियां देखने को मिल जाए, वहां की सैन्य व्यवस्था कमजोर हो जाए, ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था बढ़ना शुरू हो जाए, तो वो होती साम्य व्यवस्था, साम्यवादी युग कही जाती है। ठीक है, फिर अगला बात करें जो साम्राज्यवादी युग है, जो अंदर कहा जाता है नव मिस्र युग, जो लेटेस्ट युग है, ये नव युग है, उसमें बहुमुखी विकास हुआ और स्वर्ण युग कहा गया। बहुमुखी विकास कहने का मतलब अर्थ ये है कि लोग की भावना अलग अलग विकास के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में अपना विवेक, अपना जो तरकीब था, तर्क जो था, वो अपना अलग अलग क्षेत्रों में काम करना शुरू कर दिया। साथ ही इसे स्वर्ण युग कहा जाने लगा, क्योंकि लोग थोड़ी मतलब अपनी स्वतंत्रता के साथ, यानी साम्राज्य अपनी हक के लिए, अपनी अधिकार के लिए, अधिकार मिल पाया था इस वक्त, इस युग में, जो 1580 से लेकर के 650 बीसी के
इर्द गिर्द की घटनाएं हैं। इसमें जब सामंतवादियों में आक्रोश बढ़ गया था, जब छोटे छोटे राष्ट्रों का निर्माण होना शुरू हो गया था और यहाँ तो विछड़न शुरू हो गया था, उसके बाद जब साम्राज्यवादी का निर्माण हुआ, साम्राज्यवादी का युग आया, तो जो भी छोटे छोटे राज्य थे जिसे नॉम के रूप में जाना जाता था, वो छोटे छोटे राज्य जो मिस्र में छोटे छोटे राज्य थे उसे नॉम के रूप में जाना जाता था और उसे फिर एकजुट किया गया, जिसे थाटमोस प्रथम ने एकजुट किया था। और इसे जो एकजुट करने के बाद जो स्थान में शिफ्ट किया, मतलब जो राजधानी स्थापित की, उसे थीब्स के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा कि नव मिश्रित युग में यानी साम्राज्यवादी युग में जो छोटे छोटे राज्यों का मिलान, छोटे छोटे राज्यों को एकजुट करने का काम किया, वो राजा का नाम था थॉटमेस प्रथम। और जो छोटे छोटे राज्य थे वो नॉम के रूप में जाने जाते थे और जब उसे एकजुट किया गया तो उसकी राजधानी थेम्स में स्थापित कर दी गई। ठीक है। और जो मिस्र सभ्यता की जो सबसे अंतिम शासक थे वो रामेसेस तृतीय थे। रामेसेस तृतीय जब देखता गया कि पीछे से ही राजनीतिक व्यवस्था में थोड़ी कमजोर होने पड़ी थी, बाहरी जाति आकर के उस पर आक्रोश करने लगा था, तो वहां पे और भी जो लोकल मतलब जो अस्थाई राजा थे, अस्थाई शासक थे, उनकी शक्तियां भी कमजोर होने लगी थी। क्योंकि यदि आपके घर के बाहर वाले लोग ही घर की कमजोरी हुई पता चल जाए घर के बाहर वाले को, तो भी और भी शक्तियां उसकी कमजोर होनी जाती है। इस तरह से ही हेक्सोस की शक्तियां बढ़ गई और वहां की जो मिस्र की सभ्यता थी, जैसे सामंतों की शक्तियां भी घटने लगी थी। निरंतर इस तरह से उनकी शक्तियां, हर एक राजाओं, हर एक शासकों की शक्तियां घटती चली आ रही थी, जिससे अंततः जो अंतिम शासक थे रामेसेस तृतीय, इन्होंने भी अपना बलपूर्वक सैन्य सभ्यता को, सैन्य व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला पाए और इन्होंने भी अपने राज्य को अपने हाथों से खोना पड़ा। जो 1100 बीसी के आसपास में ही असीरिया के जाति द्वारा जो है सो आक्रमण कर दिया गया। असीरिया के जाति आक्रमण कर दिए। उस समय राजा जो थे रामेसेस थे, उन्होंने अपने राजगद्दी से, कहा जाए तो अपनी सत्ता से इसे हाथ धोना पड़ा और असीरिया के वो अधीन वो क्षेत्र हो गया। असीरिया के बाद जो आक्रमणकारी आते हैं वो 332 बीसी में जो यूनानी सम्राट सिकंदर महान आते हैं। सिकंदर महान जिन्होंने पूरे विश्व को जीतने का प्लान करते हैं और सिकंदर महान के आने से असीरिया जो है मतलब उसकी युद्ध से असीरिया पराजित हो जाती है और सिकंदर महान जो है विजय हो जाते हैं, जिसके बाद फिर वो मिस्र पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं। ये थी पूरी मिस्र की घटनाक्रम, जो ऐतिहासिक घटनाक्रम थी। तीनों युग के बारे में चर्चा थी। हम हो सकता है अगले पॉइंट पे हम बात करेंगे इसकी राजनीतिक व्यवस्था को लेकर के। ये अभी ऐतिहासिक व्यवस्था थी, इसकी स्थिति थी और इसके जो विकास क्रम था उसको लेकर के था, इसके खोज क्रम को लेकर के था और इसके जो इतिहास में जो प्राचीन मिस्र सभ्यता का जो प्राचीन इतिहास में कितने भागों में बांटा गया था, सुविधाजनक इसे पढ़ने के लिए तो 3 भागों में बांटा गया था। ये सारे हमने डिटेल यहाँ पे अभी तक शेयर किया। उम्मीद है आपको ये समझ पाए होंगे और यदि ये पॉइंट अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि हो सकता है इससे अगला पॉइंट भी हम अगले लेक्चर भी लेकर के टॉपिक बाय टॉपिक जो भी MA का जो छात्र हैं उन लोगों के लिए एक मददगार हो और नेट JRF कैंडिडेट के लिए भी मददगार हो। सिविल सर्विसेज के कुछ उम्मीदवार हैं जो यहाँ से भी कुछ पॉइंट को एक अपनी भली भांति समझ पाएंगे। कुछ चीज़ें अधूरी या कमियां या जो भी हो, इसमें सारे पॉइंट्स को दर्शाया गया है। ये पॉइंट को लेकर के उम्मीद है आप आंसर राइटिंग अच्छे लिख पाएंगे। तो धन्यवाद इतने वीडियो को देखने के लिए।